वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये एक केस देखते हैं और एक रेमेडी समझते हैं। ठीक है, तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द मटीरिया मेडिका और रेमेडी इज द केस। ठीक है, तो केसेस के थ्रू हम जो रिट्रो स्टडी करते हैं केस का वो इम्पोर्टेंट होता है। और केस फिर हम जो रिजल्ट आने के बाद जो हम उस रेमेडी को समझते हैं कि वो पेशेंट का वो फैसेट कैसा था। ठीक है, एक सेक्टर कैसा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रैक्टिस में। तो अभी ये देखिए, ये कि 38-39 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हैं। इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मतलब उनके पेट में खाना बराबर से नहीं पचना, बार बार लूज मोशन हो जाना। ठीक है, और ये बहुत टाइम से इनको चल रहा है। तो ये मेरे पास मेरे एक फ्रेंड ने इनको रेफ़र किया। ठीक है, तो बोला ये प्रॉब्लम कई सालों से है, हमेशा पेट गड़बड़ रहता है, खाना ढंग से पचता नहीं है, लेटरिन में म्यूकस आता है। तो ये समझो आप, ये IBS का केस है। ठीक है, IBS का केस। तो आपको एज अ IBS ट्रीट नहीं करना है, आपको बराबर से पेशेंट को समझना है और रेमेडी देनी है। ठीक है, तो पेट में बहुत मरोड़ होती है, पेट काफ़ी दर्द करता है और ये कई सालों से चला आ रहा है। इवन जो खाता हूँ वही निकल जाता है, ऐसा लगता है। तो मतलब इसका अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इसके स्टूल में आ रहा है। ठीक है, और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो अभी पेशेंट बोलता है, मैंने पूछा कि तबीयत, वो पेशेंट ने बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये पेट में खराब लगता है। ठीक है, तो मैंने कहा और क्या दिक्कत है इसके अलावा? तो बोला बस वही कि पाचन ठीक से नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ। ठीक है, कुछ खा लिया तो लेटरिन के लिए भागना पड़ता है। ठीक है, तो जो खा रहा हूँ वो लेटरिन के रास्ते से निकल जा रहा है। ठीक है, तो वो शरीर को लगता ही नहीं है और ढंग से खाना पीना सब कुछ गड़बड़ है, और उसकी वजह से ना मेरा काम धंधा भी सब गड़बड़ चल रहा है। तो मैंने कहा आप क्या काम करते हो? बोला मेरा एक छोटा शॉप है और उसमें मेरा बेटा भी काम करता है, लेकिन अभी मैं ढंग से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो मेरा बेटा ही काम संभाल रहा है। ठीक है, तो मैं तो इस प्रॉब्लम से मैं परेशान हूँ, कितना दवाइयाँ खाऊं? तो मैंने कहा आपने कौन कौन सी दवाइयाँ खाई हैं अभी तक? तो बोला एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब मैं ले चुका हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि सब एक टाइम पे ही लेते हो आप? तो बोला नहीं, जब कभी आयुर्वेदा ट्राई किया, फिर होम्योपैथी ट्राई किया, एलोपैथी तो सबसे पहले ट्राई किया, फिर होम्योपैथी नहीं हुआ, तो फिर अभी आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयाँ चल रही हैं। तो मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या हो रहा है आपको? सबसे बोला कि यही कि पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है तो ऐसा लगता है कि गैस निकल जाएगी, गैस निकलेगी तो लेटरिन भी पास हो सकती है, क्योंकि लूज स्टूल होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, इसलिए मुझे भागना पड़ता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है। तो और ये एक दिन का नहीं है डॉक्टर साहब, ये 3-4 साल 5 साल हो गया, तब से चल रहा है ये। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है ये किस वजह से हो रहा है? तो बोला यही तो समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि ये क्यों हो रहा है, और यही तो टेंशन है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है इतने दिनों से। तो फिर भी मैंने पूछा कि उस टाइम पे कोई स्ट्रेस था, कोई तनाव था? बोला कि हाँ, थोड़ा सा तनाव तो था। 6-7 साल पहले की बात है कि मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी मैंने अपने पार्टनर के साथ। तो पूरा टाइम वही बिजनेस में पार्टनर के साथ वही दिन भर वही चलता रहता था। ठीक है, और तो मेरा इन्वॉल्वमेंट दूसरी साइड था, और जो मतलब फर्म की तरफ ज़्यादा था, जो काम जो बिजनेस था उस तरफ ज़्यादा था, और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, उसका देख रेख, उसको हिसाब किताब जो था, मैंने अपने दोस्त को दे दिया। बट हुआ क्या, दोस्त ने मेरे साथ कुछ गड़बड़ किया। उसने बराबर से जो उसका प्रॉफिट लॉस होता है, उसने प्रॉफिट अपनी तरफ कर लिया, अपने को उसने ले लिया, और मुझे उसने क्लियरली बताया नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला कि इसने मेरे साथ धोखा किया, और उसने बराबर से मुझे हिसाब किताब उसने दिया नहीं, और मुझे बोल के ऐसा बोल दिया कि उसने बिजनेस में ज़्यादा लॉस है, इसलिए तुमको इतने ही पैसे, मतलब हमारे बीच में इतना ही बंटवारा हो सकता है। और एक्चुअली में उसको प्रॉफिट बराबर था, लॉस कहीं नहीं था, और इसने इसको लॉस बता दिया। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, और फिर मैं उस टाइम पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे का आ गया। फिर धीरे धीरे मैंने उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। फिर मैंने कहा कि आपको
और क्या मन में आया उस टाइम पे आपको फ्रेंड को लेके? तो उसने बोला, पेशेंट ने, कि इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर जाएगा, बहुत ट्रस्ट था मेरा उसके ऊपर, है ना, और एक अच्छी उम्मीद थी, एक अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी उससे, और कभी ऐसा नहीं लगा कि वो फ्रेंड मेरा ऐसा कर देगा, बट उसने ऐसा कर दिया। मैं तो बर्बाद ही हो गया था, मुझे ऐसा लगा, बट धीरे 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 मैंने अपना सब अपने को तैयार किया, वापस तैयार किया, ठीक है, और फिर से मैंने अपना बिजनेस और एक ये शॉप तैयार करी। तो अभी पेशेंट से ऐसा हुआ कि जो मैंने पूछा कि अभी जो दवाइयाँ ले रहे हो, जैसे आप आयुर्वेद की दवाई ले रहे हो, तो उससे आपका कैसा है? तो बोला आराम तो रहता है, थोड़ा बहुत आराम रहता है, लेकिन पूरा आराम भी नहीं होता, और ये दवाइयों के भरोसे मैं कब तक रहा हूँगा, ठीक है, इतने टाइम से तो ले रहा हूँ, 6-7 साल हो गया मुझे दवाई लेते, क्योंकि वो पूरा ठीक तरीके से ठीक हो नहीं रहा है, ठीक है, और ये दवाइयाँ मुझे नुकसान भी तो करती हैं, और ज़्यादा पेट गड़बड़ कर देती हैं। दर्द में आराम रहता है, लेकिन पेट और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे वैसी दवाइयाँ दीजिए जिससे मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो, ठीक है, और मैं लेता रहूं, और धीरे धीरे लेता रहूं, और उनसे आराम भी हो जाए बराबर से, ठीक है, मतलब भले धीरे धीरे आराम हो, लेकिन प्रॉपर आराम हो जाए। मैंने कहा और इस समस्या को आप कैसे मैनेज करते हैं इसके अलावा, दवाइयों के अलावा? बोलते मैं दवाइयाँ कम खाने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद ही अपना कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ, यूट्यूब से, है ना, नेट से और गूगल से सर्च कर करके मैं कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जिससे मेरे को कम से कम नुकसान हो, और मैं मतलब मेरी सेहत अच्छी बनी रहे, इसलिए मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ ट्राई करता हूँ ढूंढ करके। तो मैंने कहा कि अभी और आप क्या चाह रहे हैं, और आप प्रॉपर दवाइयाँ क्यों नहीं लेना चाहते? तो उसने कहा कि वो प्रॉपर दवाइयाँ, वही मैंने बताया कि आपका वो सब तकलीफ़ देता है, नुकसान करता है, और एसिडिटी बनती है, गैस में तकलीफ़, मतलब लेटरिन और ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो दवाइयाँ ले रहा हूँ उससे कम नुकसान होता है, और मैं ठीक भी फील करता हूँ। तो ये जो पेशेंट है ना, और एलोपैथी के बारे में भी बताया कि एलोपैथी में तो और ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं वो टोटली नहीं लेना चाहता। तो इस केस को ना हम समझते हैं। तो ये बहुत सिंपल केस है एक्चुअली में। तो केस किसी भी रेमेडी का हो, वो रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं, केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आप एक बड़ा केस भी आप एक छोटी सी बेलाडोना से ट्रीट कर सकते हैं, तो बेलाडोना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज द केस इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उस केस के लिए वो बेलाडोना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने अपनी अभी एक केस शेयर किया था आपको कि करीब उसको 6-7 साल पुराना फंगस बेलाडोना का लास्ट 1 ml देने से ठीक हुआ था, ठीक है। इवन मैंने भी बहुत सारी रेमेडीज ट्राई करी, तो जब राइट रेमेडी होती है तो वो काम करती है। इस केस को आप समझते हैं। तो इस केस में ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे ये आपको देखना है, ठीक है। तो जैसे पेशेंट अपने फ्रेंड से उसको धोखा मिला, ठीक है, तो एलिमेंट वहां से शुरू होता है। तो एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट डिसेप्शन, ठीक है, एक रूब्रिक हमारे पास ये है कि एक धोखा भी मिला और उसको डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ उस फ्रेंड से। दूसरा, एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग, एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग, उसने पैसा को लूज किया, एलिमेंट फ्रॉम मनी लूजिंग, ठीक है, उस टाइम पे। और तीसरा, वो क्या चाहता है। सबसे पहले तो देखो आप, वो क्या चाहता है, वो ऐसा है इसलिए वो ऐसा चाहता है कि वो ये चाहता है कि डॉक्टर साहब मैं कोई ऐसी दवाई दीजिए जो नुकसान न करे, और मैं भले धीरे धीरे करके ठीक हो जाऊं, टाइम भले लग जाए लेकिन नुकसान ना करे। और मुझे ना वो दवाइयाँ नुकसान जल्दी कर जाती हैं। तो कई बार हम ऐसे भी सोचते हैं। तो एक्चुअली ये जो पेशेंट है ना, ये डिफरेंट स्टाइल है इसका। एक्चुअली ना कई पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब मेरा शरीर ना बहुत कमज़ोर है, ठीक है, मेरा तासीर ही ऐसा है, मुझे तो कोई दवाई सूट नहीं करती, ठीक है, मुझे हवा सूट नहीं करती, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ठीक है। तो कई बार आप इसको ऐसे लीजिए, इफेमिनेट, ये बंदे बहुत नाजुक हैं, ये छोटी सी दवाई नहीं झेल पाते हैं। कई पेशेंट आए, डॉक्टर साहब मेरे को गैस की गोली भी नुकसान कर जाती है ना। तो दे आर द सेंसिटिव पेशेंट, दैट बिकॉज ऑफ दे आर इफेमिनेटनेस की वजह से वो लोग, तो इसमें भी वो इफेमिनेट
टाइप का कैरेक्टर था, और उसी की वजह से वो क्या चाहते, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड एंड कैरेसिंग। ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब आप ऐसी दवाई दो जिससे ये समस्या धीरे 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 करके ठीक हो जाए, और ऐसी गोलियां ना खाना पड़े जिससे मुझे नुकसान होता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन नहीं चाहिए, और धीरे 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 करके ठीक होना चाहता है ना। और तो मैरिज एवर्जन, अनड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज। तो वो उसने बोला कब तक मैं गोलियां खाता रहूंगा डॉक्टर साहब। ठीक है, तो इसलिए ये और कहीं ये जिंदगी भर गोली कौन खाता रहेगा, तो वो उसको फियर है कि ये हमको लाइफ लॉन्ग के लिए गोलियां ना लग जाएं, है ना। तो कई बार आपके पास पेशेंट आएंगे, इवन वो शुरू ही नहीं करते। हेलो, अभी डायबिटीज के पेशेंट ना देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बट वो केस ही डिफरेंट है। तो कई बार आपको इन रूब्रिक से अकेला नहीं जाने का, कोर समझने का पेशेंट को। ठीक है, तो वो हुआ क्या कि उस पेशेंट के साथ ना, वो उसकी 400 शुगर आप समझिए, 400, पीपी 3, 390, 380 ऐसा कुछ, और पीपी 400 के ऊपर। इसके बावजूद भी वो पेशेंट दवाई नहीं लेना चाहता। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये दवाइयाँ मेरे को नुकसान, यदि एक बार डायबिटीज की दवाई लगी तो वो जिंदगी भर के लिए चालू हो जाएगी। डॉक्टर साहब बीपी की दवाई एक बार चालू हुई तो फिर वो तो जिंदगी भर लेनी पड़ती है ना, इसलिए मैंने शुरू ही नहीं किया। दिस इज फियर मैरिज, अनड्यूरेबल आइडिया ऑफ मैरिज। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको पेशेंट मिलेंगे। तो उसको तो मैंने कुछ और रेमेडी दिया था क्योंकि उसका कोर अलग था। ठीक है, और इस पेशेंट को मैंने दिया था पल्सेटिला, आप समझ ही गए होंगे। तो ये पल्सेटिला से ये 2-3 महीने में डिफरेंट पोटेंसीज 30, 200 और 1 तक जाने से इस पेशेंट का प्रॉब्लम रिकवर हो गया। तो ये आप समझो कि आईबीएस, ट्रीटिंग आईबीएस इज नॉट वेरी बिग टास्क इन होम्योपैथी। ठीक है, यू कैन ट्रीट, बट प्रॉपर सिमिलिमम होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे केसेस को अचीव कर पाएंगे। और आप समझते हैं कि पल्सेटिला पेशेंट कैसा होता है। एक पेशेंट और मेरे पास अडल्टरस होता है पल्सेटिला पेशेंट, ये भी खाएगा वो भी खाएगा। इवन देखो आप, ये देखो उसने क्या मतलब बार्गेनिंग। ठीक है, तो देखो आप बार्गेनिंग कितनी कम रेमेडी है, और इसने क्या किया, मैं कोशिश करता हूं वो दवाई ना लूं, उसमें ज्यादा नुकसान होता है। मैं खुद ही ट्राई करता हूं अपना इधर उधर से सर्च करके दवाइयां, गूगल से, नेट से, तो जो कम से कम नुकसान दे और मुझे फायदा ज्यादा दे। सो दिस इज द बार्गेनिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, क्योंकि बार्गेनिंग क्योंकि नाजुक है वो, तो वो ऐसा करता है, ऐसी कोशिश करता है। कैरीड डिजायर टू बी कैरीड स्लोली। ठीक है, नाजुक कली है, हवा का झोंका है, विंड फ्लावर रेमेडी। ठीक है, हवा का झोंका लगा, सारे फूल गिर गए उसके। ठीक है, तो ये इतना नाजुक कली है जो पल्सेटिला। ठीक है, तो हैंडल विथ केयर। ठीक है, जैसे बॉटल में लिख के आता ना, ग्लास का हम यदि पार्सल लेके आते हैं तो हैंडल विथ केयर, कहीं टूट ना जाए। तो ये समझो आप, ये नाजुक कली है, इसको ना प्यार से हैंडल करो। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है बच्चों में। ठीक है, मेरे 70% क्लिनिक में बच्चे पल्सेटिला के होते हैं, तो उनको कड़वी दवाई नहीं चाहिए, वो भी कड़वी दवाई नहीं चाहिए, मतलब मीठी दवाई चाहिए, वो भी कैरेसिंग चाहते हैं। ठीक है, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड एंड कैरेसिंग, कड़वी अड़वी हार्ड दवाइयाँ नहीं चाहिए उनको। ठीक है, कैरीड होना चाहते हैं, गोद में ले लो, मम्मा मम्मा करेंगे, क्लिंगिंग करेंगे। ठीक है, और बहुत जो बच्चे होते हैं उसके डिफरेंट, आपको समझेगा नहीं कि ये पल्सेटिला है, लाइकोपोडियम है, पल्सेटिला है, क्योंकि फॉस्फोरस है, लाइकेसस है, क्योंकि पल्सेटिला इटसेल्फ वेरी इंटेलिजेंट रेमेडी बट मैनिपुलेटिव रेमेडी है। मटीरिया मेडिका में सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव रेमेडी है आपकी पल्सेटिला। तो जैसे इस केस में अभी आपने देखा कि वो बार्गेनिंग करके अपना काम बना रहा था, और रीडिंग डिजायर मेडिकल बुक। ठीक है, वो वहां से अपना काम चलाने की कोशिश कर रहा था, मटेरिया में वो वहां से मेडिसिन की खोज करता था, मतलब गूगल से, नेट से, मैगजीन से, कहीं से भी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बंदा है ना, एडल्टरस है। तो मैंने एक केस और बताया कि एक और पेशेंट जो था मेरे पास, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, उसको एक्जिमा था। ठीक है, एक एडवोकेट एक्जिमा केस लेके आता है, और उसके साथ क्या, वो पाइल्स भी है। तो डॉक्टर साहब पाइल्स के लिए मैं वो खा लेता हूँ आयुर्वेद की दवाई, आप अपनी होम्योपैथी दे दीजिए,
और सर्दी होती है कि एंटी एलर्जिक भी ले लेता हूँ, और कुछ एक किसी ने मुलेठी दिया था बीपी के लिए तो मैं वो भी ले लेता हूँ। तो आप समझिए दिस इज एडल्टरस। एट अ टाइम ये बहुत सारी दवाइयाँ एट अ टाइम एक एक बीमारियों के लिए लेते रहते हैं, और ये खुद इंटेलिजेंट होते हैं। रीडिंग डिजायर मेडिकल बुक में है, ठीक है, इंटेलिजेंट तो है ये। तो ये अपना सल्फर की टाइप का आपको फील आएगा, बट ये क्लिंगिंग है, इनको कैरीड डिजायर टू बी कैरीड एंड कैरेसिंग चाहिए, ठीक है। तो ये अलग तरीके से, तो ये, और वो बंदा उसको सर्दी भी होती थी, तो मैंने बताया सर्दी, तो अब वो सर्दी, डॉक्टर साहब मेरा जो शरीर है ना इससे भी नुकसान हो जाता है, इससे भी ठंडा पानी पी लेता हूँ तो नुकसान हो जाता है, ठीक है, गला पकड़ लेता है, ठंडी हवा में चला जाऊँ तो सर्दी हो जाती है। तो मेरा जो तासीर है ना डॉक्टर साहब ऐसा ही है, ठीक है, इस तरीके का। तो उसको पल्सेटिला से जबरदस्त रिजल्ट आया था, उसकी सारी प्रॉब्लम्स में एक्जिमा भी चला गया, ठीक है। तो इस इफेमिनेट को समझना है आपको पल्सेटिला की। वो इफेमिनेट अभी कई पेशेंट आएंगे, बच्चे आएंगे, किस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं, बैठेंगे आपकी, आप समझ जाएंगे बैठते से ही कि ये पल्सेटिला चाइल्ड है, ठीक है। क्योंकि उनका जो स्टाइल है ना बैठने का ऐसे सिकुड़ के, शाय, टिमिडिटी, और उसमें भी उनका कॉकोटिसनेस दिखेगा, ठीक है, उनका नखरा दिखेगा, वो भी बात भी करेंगे तो उसमें उनके नखरे होंगे, ठीक है। और बहानेबाज बहुत होते हैं बच्चे, ठीक है, पल्सेटिला के। तो पल्सेटिला का डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक्यूट केसेस में आप पल्सेटिला को पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से। बच्चे मम्मा को नहीं छोड़ते, गोद में रहते, कितने एक्यूट केसेस, कितने क्रॉनिक केसेस, किसी भी टाइप का केसेस पल्सेटिला से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो पल्सेटिला इज अ वेरी यूजफुल रेमेडी इन योर क्लिनिक। इधर बड़ा हो, एल्डर हो, ओल्ड हो, मिडिल एज हो, चाइल्ड हो, किसी में टीनेजर्स में, किसी भी तरीके के केसेस में आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो दिस इज लिटिल अबाउट पल्सेटिला, और आप यूज़ करिए इस रेमेडी को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।